ताकि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड सारे फॉर्मूले भी क्लियर रहे। सबसे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या देखा था कि अगर हम ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर या वाटर का ले लेते हैं, चलो वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, तो स्पीड्स के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं, बताइए जरा। क्या फॉर्मूला था स्पीड का? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ एयर इन वाटर, है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको दूसरा मीडियम, इसको पहला मीडियम माने, तो यहाँ पे V1 अपॉन V2 भी, है ना, क्लियर? हाँ ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी का दूसरा फॉर्मूला जो था हमारे पास, यानी कि आपका वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका दूसरा फॉर्मूला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में था वो क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर। हाँ, म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर। अच्छा, इसको अगर हम 1-2 के टर्म में लिखना चाहें, ये 2 ये 1, तो यहाँ क्या आएगा? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 2 अपॉन म्यू 1। हाँ, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, हमने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा। स्नेल्स लॉ भी हमें बताता था कि कैसे निकालो। स्नेल्स लॉ हमें कैसे बताता था? यही वाटर और एयर, स्नेल्स लॉ के टर्म में क्या करें? ऊपर क्या लिखें? साइन आई, नीचे साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ये बता रहा है ना, क्लियर है ये? यस सर, यस सर। ठीक है। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे कि हम सब जानते हैं कि V इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है V का लैम्डा के टर्म में F लैम्डा होता है। यस सर। ठीक है। अच्छा, V इज इक्वल टू F लैम्डा अगर होता है, तो हम अगर इस तरह लिख रहे हैं वाटर और एयर, और हम जानते हैं VA अपॉन VW होता है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं F इंटू लैम्डा A अपॉन F इंटू लैम्डा W। यस सर। हाँ, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह भी निकाला जा सकता है कि FF तो कैंसिल हो जाएगा, तो F तो कांस्टेंट लेना है क्योंकि सोर्स से आ रहा है, तो हम उसको कांस्टेंट मान रहे हैं। तो लैम्डा एयर और लैम्डा W, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या लिखें ऊपर? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, है ना? यस सर। अब हम समराइज कर देते हैं, उठा के जितने फॉर्मूले हैं उसको ध्यान से सुनो। बस यही 4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 4 में तुमको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, अगर मिलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितने भी। सबको समराइज करते हैं। तो फाइनली हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, तो आप इसको निकाल सकते हैं V1 अपॉन V2 से। देन यू कैन सॉल्व इट थ्रू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, देन साइन आई अपॉन साइन आर, एंड लास्ट लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, याद रहेगा ये इतने फॉर्मूले, लॉजिकल है सब, कोई रटने वाली बात नहीं है। क्लियर है सब बच्चे को? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे होता है चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। पहले हम लोग काम और करते हैं, पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि हम एक ग्लास स्लैब को ले लेते हैं, बस ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब में ये जो है सरफेस, ये एयर है और ये भी एयर है। कोई रे है, हम इंसिडेंट कराते हैं, जैसे मान लो ये रे है, ये इंसिडेंट हो रही है। अब ये रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर जा रही है? खैर ये पूछना बेकार है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेयर टू डेंसर जा रही है। रेयर टू डेंसर जा रही है, और यहाँ पे ये आपका नॉर्मल हो गया। आपको पता है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो जरा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कराते हैं। ये जाएगी ऐसे। अब ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ी ज्योमेट्री भी लगने वाली, बल्कि आपकी जो
ऑप्टिक्स है वो ज्योमेट्री आपकी जो है वो बहुत अच्छे से चेक करती है। तो अगर ऑप्टिक्स हम लोग जितना अच्छे से पढ़ते जाएंगे ना 10th लेवल में ही काफी लगेगी ज्योमेट्री, उसके बाद जब हम आपको थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें बता रहे हैं ऑप्टिक्स में, तो ज्योमेट्री और ज्यादा इन्वॉल्व होती है इसमें, ज्योमेट्री बहुत ज्यादा यूज होती है ऑप्टिक्स में। अब यहाँ देखिए जिसकी ज्योमेट्री वीक है तो अभी अच्छी हो जाएगी, अच्छी बात है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, और ये रे क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। अच्छा ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये रेयर थे, ये डेंसर थे भाई साहब। अब लाइट रे फिर से टकरा रही है आके एक सरफेस पे, और ये सरफेस डेंसर है, डेंसर ही है ना, सेम है दोनों। और अब बाहर वाला क्या है? रेयर है। अब यहाँ पे फिर आपको एक बाउंड्री पे आपको बनाना पड़ेगा क्या? नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको बाउंड्री पे। ये ड्रॉ कर लिया आपने नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल ड्रॉ कर लिया आपने, उसके बाद क्या होने जा रहा है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी आप, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ ये कुछ ऐसे भाग जाएगी, हाँ ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा ये आपका I2 मान लो, ऊपर I था, I1 मान लेते हैं, ये I2 है। और ये वाला कितना एंगल हो जाएगा? R2 मान लेते हैं इसको, ये एंगल ऑफ इमरजेंस मान लेते हैं, E है। अब ध्यान से देखो कि आप सब ने ये Z वाली आकृति पढ़ी होगी, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। कौन सा रूल? अल्टरनेट एंगल। बिल्कुल। तो I2 यहाँ पे और देखिए R1 इक्वल होंगे। हाँ I2 इक्वल टू R होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे I2 इक्वल टू R भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इतना आपका ड्रॉ करने को आएगा, इससे आगे भी आएगा, अभी शिफ्ट के बारे में भी आएगा। लेकिन फिलहाल इतनी चीज सबको समझ में आई कि ये कैसे बिहेव करेगी, ऐसे निकल के जाएगी। बोलिए। यस सर। सबको समझ में आ गई इतना। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे यही चीजें देखो ध्यान से कि अगर इसी को हम उठा के कॉपी कर लें, पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है, ये आ गए यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान से देखो कि जो ये जो रे थी ओरिजिनली, ये रे कहाँ जाना चाह रही थी, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। उसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ये रे थी ओरिजिनल, और ये कुछ ऐसे जाना चाह रही थी, ये देखिए ऐसे ना। यस सर। तो ये रे ऐसे जाना चाह रही थी। एक सेकंड में एक चीज और कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देता हूँ। सही है, ठीक है। ये रे ऐसे जाना चाह रही थी, इसका मतलब है अंदर जाकर ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। दोनों रेस पैरेलल, तो दिख रहा होगा दोनों के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम है, तो पैरेलल होगी। दोनों रेस पैरेलल है का मतलब, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है ना, पैरेलल है लेकिन कहीं ना कहीं शिफ्टेड है टुवर्ड थोड़ा सा। तो ये मान लो जो शिफ्टिंग है इसको हम डी बोलते हैं। अगर ये डी डिस्टेंस की शिफ्ट है, और ये जिस डायरेक्शन में शिफ्ट है, दो डायरेक्शन होती है, एक लेटरल एक वर्टिकल होती है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो बोल सकते हैं। तो ये लेटरल डायरेक्शन में है, तो ये इसको इसलिए हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लास स्लैब में आपने एक चीज देखी कि रे अंदर जाती है, रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद जब रे बाहर निकलती है तो अपनी ओरिजिनल पाथ के पैरेलल ही हो जाती है, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर डायरेक्शनल चेंज नहीं आता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा शिफ्ट आता है, पैरेलल शिफ्ट आ जाता है, लेटरल शिफ्ट जिसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है? हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताइए जो ये तो बहुत आसान है, इतना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 1-2 नंबर आपको मिल जाएंगे इतने बनाने के, यहाँ लिख देंगे आप लेटरल शिफ्ट होंगे। और जब फाइनली रे निकलेगी तो वो जो इमरजेंट रे है उसी के लेटरली शिफ्ट होकर निकलती है, पैरेलल होती है। लेकिन आपसे पूछता है लेटरल शिफ्ट बताइए कितनी, कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है। तो चलो हम लोग देखते हैं जरा एक सिमुलेशन। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना, देखिए स्क्रीन पे क्लास स्लैब है ये, और इसमें हम बाकी चीजें दिखा देते हैं, सारी चीजें शो हो रही है देखिए अब, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो नहीं हो रहा, चलो वो भी दिखा देते हैं। दिख रहा? अब यहाँ ध्यान से देखो, हम कुछ चीजें चेंज करेंगे और उससे फिर देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज क्या है कि आप देख रहे हैं कि
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है पहले उस पर बात कर लेते हैं कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने से लेटरल शिफ्ट कम हो रही है या बढ़ रही है। पहले देख लो कितना यूनिट है, 7 पॉइंट समथिंग है, 7.5 है समझ लेते हैं, ठीक है 7.5 है। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं, चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस 49 है, ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, बताइए क्या असर पड़ रहा है। सर जितना नॉर्मल के क्लोज है उतना लैटरल डिस्टेंस कम होता जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है, सिर्फ अभी इस पे फोकस करो और कोई बात नहीं। Lateral distance एंगल ऑफ बढ़ता जा रहा है। इंसिडेंस लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। हाँ बस, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करेंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाएगा, ठीक है क्लियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा फैक्टर देखते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है। जरा हम ये थिकनेस जो है ग्लास की उसको भी जरा देखते हैं कम ज्यादा करके, कि थिकनेस पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। देखिए थिकनेस हमने बढ़ाई है कम की है, बढ़ाई है ना, बढ़ाई। ये कम हो रही है, ये कम हो रही है, ये हम बढ़ा रहे हैं थिकनेस, बताओ क्या हुआ, बढ़ी या कम हुई। बढ़ रही है। से जितनी lateral थिकनेस बढ़ी बढ़ उतना रही है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ बढ़ रही रहा है ना, इसका मतलब थिकनेस बढ़ाने से भी बढ़ रही है, ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ाइए तो भी आपकी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो भी बढ़ रहा है, क्लियर है। तीसरी चीज जिसपे ये चीज डिपेंड करती है वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो मटेरियल आप ले रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। थर्ड चीज ये है जिसपे डिपेंड करती है। दो चीजें कौन कौन सी हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ तो बढ़ेगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। अगर आप ग्लास स्लैब की थिकनेस को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, और थिकनेस को अगर आप कम करते हैं, देखिए हमने कम कर दी ले जाके, तो देखिए कम हो गई है, जो ये है का लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो चुका है, ठीक है देख लिया हमने, वापस चलते हैं। ये देखिए, ठीक है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड कर रही है आपकी, थिकनेस ऑफ द स्लैब पे डिपेंड करेगी कितना थिकनेस है उसकी, दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास आपने यूज किया है उसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। वेवलेंथ पे क्यों, अब समझ में आ गया होगा वेवलेंथ पे क्यों डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे क्यों डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे क्यों डिपेंड करेगी बताओ भाई। अरे वेवलेंथ भी स्पीड से रिलेटेड है ना डायरेक्टली, वेवलेंथ पे इसलिए डिपेंड कर रही है कि वेवलेंथ जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बोलो ये बात पता है। क्यों होती है, क्योंकि वेलोसिटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए होती है क्योंकि वो तो वेलोसिटी के साथ साथ चलती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, क्लियर है। तो ये इतनी चीजें याद रखनी है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड करती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दो हमने कलर की बात की है तो चलो अब यहाँ पे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, दो कलर ले लिए हमने, ब्लू और आपका वॉयलेट। अब आप जानते हैं कि जो आपका विबग्योर होता है उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर से नीचे आते हैं, ये 400 से स्टार्ट हो जाती है नैनोमीटर से, और आपका कहाँ तक जाती है 700 या 800 तक जाती है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ इंक्रीज करती है नीचे जाने में, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ का इनवर्सली रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो बेंडिंग बढ़ जाएगी, ये कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेंडिंग के, बोलो आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है, हाँ। आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो बेंडिंग बढ़ेगी, यानी वेवलेंथ बढ़ी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा और बेंडिंग भी कम हो जाएगी। अब दोनों में से कौन ज्यादा बेंड करेगी आप खुद बताइए। सर रेड। कौन ज्यादा बेंड करेगी, रेड, रेड ज्यादा बेंड, रेड सर ब्लू, ब्लू ज्यादा, ब्लू क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है तो बेंडिंग ज्यादा होगी। हाँ तो सबसे ज्यादा बेंडिंग इसमें होगी ब्लू में आपकी, ठीक है सबसे ज्यादा बेंडिंग ब्लू में होगी, और रेड में सबसे कम बेंडिंग रेड में होगी, यानी रेड जो होगी वो मोरलेस आपकी कुछ इस तरह से जाएगी। एक इसको याद रखिएगा, ये बहुत लॉजिकली आपको समझा दिया है कि आप इसमें गलती करेगी कौन सी करेगी। अभी प्रिज्म में इसका और खेल देखेंगे आप लोग, ये भी देखेंगे। और हाँ एक चीज देखें यहाँ पे कि जो आपका ग्लास स्लैब होती है, ग्लास स्लैब में आप देख रहे हैं ना रे फाइनली जाके पैरेलल निकल जाती है, तो बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा बेंडिंग को इनकाउंटर नहीं करती है, और फाइनली जो इमरजेंट रे होती है वो पैरेलली होती है, थोड़ा सा शिफ्ट की हुई होती है, इसीलिए ग्लास स्लैब के आर पार देखने पर आपको बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं दिखता है उधर की चीजों का, वो चीजें साफ साफ दिखती हैं। और आपने देखा होगा
कि ऑफिसेज में जो टेबल्स होती हैं उनके ऊपर ग्लास स्लैब रखी जाती है इसीलिए, और नीचे सब इंपॉर्टेंट पेपर रखे होते हैं, देखा है? यस सर। पेपर प्रिंसिपल रूम में भी देखा होगा और जगह भी देखा होगा, तो ऐसे पेपर सब नीचे रखे होते हैं, तो वो ग्लास स्लैब के थ्रू सारे पेपर उनको क्लियरली दिख रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ प्लेट में शिफ्ट होता है और कोई इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी बेंडिंग नहीं होती है। अदरवाइज अगर हम डायमंड की प्लेट रख देना उसके ऊपर ले जाके तो कुछ नहीं दिखेगा नीचे क्या रखा हुआ है, ठीक है? तो ग्लास स्लैब में ये हमारे लिए फैसिलिटीज रहती है, और इसीलिए आपके जो चश्मे में जो लेंस यूज किए जाते हैं वो भी ग्लास के होते हैं, ठीक है? तो ग्लास के अंदर ये जो हम फैसिलिटी देख रहे हैं, अभी हमने जो देखा है ये पूरा, इसीलिए हम ग्लास को इतना ज्यादा डे टू डे लाइफ में यूज कर पाते हैं, क्योंकि वो उतना ज्यादा सामने की चीजें हमें एक्चुअल में ही दिखती हैं जैसी हैं वैसी, वो कोई अंदर रिफ्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है उसके अंदर, तो दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए आप ग्लास के गॉगल्स यूज, मतलब ये जो आपके शीशे हैं चश्मे में, वो ग्लास के लगाते हैं आप, और किसी मटेरियल के आप नहीं लगा पाते, इसीलिए, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, यहाँ देखिए ये ग्लास स्लैब है, अगर हम लोग इस ग्लास स्लैब के नीचे मिरर रख दें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये हमने एक मिरर इसके नीचे लगाया है, और ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सभी लोग देखें, ठीक है? जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो भी खामोशी से सुने, और नहीं पढ़ रखा है तो आज आपको क्लियर हो ही जाएगा ये बहुत अच्छे से। ये मिरर रखा हुआ है, ये मैं पॉलिश कर रहा हूँ पीछे से इस पे, ठीक है? अब यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं O, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है O। इस ऑब्जेक्ट से आपको इमेज बनानी है, तो पिछले साल पढ़ चुके इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए होती है? 2 रेस चाहिए होती है, भूल गए सब तुम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ के। अब ये पहली रे हमने निकाल दी, इस पे परपेंडिकुलर डाल दी, ठीक है? परपेंडिकुलर रे जो आएगी, हम नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में बता चुके हैं आपको, नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा कि बगैर डेविएशन के जाएगी अंदर, बोलो यस बिना किसी डेविएशन के अंदर जाएगी, हाँ, तो वो सीधी सीधी अंदर निकल जाएगी, ये ऐसे सीधी बिना किसी डेविएशन के जाके मिरर को हिट करेगी आपकी, ये सीधी निकल गई। अब मिरर को हिट करेगी, मिरर पे भी नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है ना? यस सर। पाथ रिट्रेस कर लेगी, तो अब वो वापस से, मतलब वापस ऐसे निकल जाएगी इस तरह से चलती हुई। अब दूसरी रे भी हमें चाहिए होगी, क्योंकि मिनिमम 2 रेस चाहिए, दूसरी रे हम ऑब्लिक इंसिडेंस पे डालते हैं थोड़ा सा, ये हम दूसरी रे को भेजा। अब यहाँ से देखो, हमने आपको बताया था 3 चीजें होती हैं जब कोई रे किसी सरफेस पे टकराती है, क्या होती है 3 चीजें जरा बताओ? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन। हाँ, यहाँ पे भी वो तीनों चीजें होंगी, ठीक है? अब देखिए ऑब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत हुआ जो भी हुआ, अब रे क्या करेगी, पहले तो रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से, तो यहाँ देखिए रे को हम रिफ्लेक्ट कराते हैं, ये रे हो गई रिफ्लेक्ट कर गई आपकी इधर, ये इस तरह से ये रे रिफ्लेक्ट कर गई आपकी, ये ठीक है? अब बाकी रे जो रिफ्लेक्ट कर गई, उसके बाद जो रे बचेगी वो आएगी आपकी नीचे अंदर घुस के पेनिट्रेट करती हुई, और आपको पता है रेलर टू डेंसर जा रही है तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करा दिया हमने। अब एक बात ध्यान रखिए, रेशियो क्या होता है जब कोई भी सरफेस से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है, इतना याद रखिएगा, मान लीजिए रे 100% एफिशिएंसी के साथ आ रही थी, तो ये क्या करेगी, 5% आपकी रिफ्लेक्ट होती है और 95% नीचे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, तो मान लेते हैं कोई रे 100 की रे नीचे आ रही थी, उसका 5 इधर निकल गया और 95 नीचे चला गया, ठीक है? अब आप खुद जानते हैं जब रे रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है, तो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होगा, अगर यहाँ पे कोई आंख खड़ी होगी ऐसे, तो उसको क्या लगेगा, तो वो तो स्ट्रेट लाइन में ही देख सकती है ना आंख, तो उसको लगेगा यार ये पीछे से आ रही है कहीं से, है ना? उसको ये लगेगा ना ये यहाँ कहीं से आ रही है, बोलो बोलिए भाई। यस यस उसको रे ये पीछे से आती हुई कहीं ना कहीं दिखेगी। इमेज वो मान लीजिए इसकी जो इमेज है ओ की, वो यहाँ कहीं बन गई, मान लीजिए I1 बन गई इमेज। अब यहाँ पे रे आई, दूसरे सरफेस पे रे टकराई, मिरर
ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है, उस पे रे पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है एब्जॉर्प्शन में या किसी और चीज में। तो अब यहाँ पे आप नॉर्मल बनाइए, मान लीजिए इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी मिरर से जो रे निकली है, पूरी रे आपकी रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, नॉर्मल बना लीजिए, ये आपका कुछ इस तरह से नॉर्मल आ जाएगा। ये रिफ्लेक्ट करके अब ये इस बाउंड्री पे आई है, इस बाउंड्री से क्या होगा बताइए, दो चीजें होंगी ना इस बाउंड्री पे, फिर से कौन कौन सी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, फिर होगा एब्जॉर्प्शन तो होगा ही, इसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी होगा रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन में मान लेते हैं ये रे आपकी यहाँ से ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये आपकी रे, हाँ ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रे क्या होगी अब रिफ्रैक्ट होगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो ऐसे जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से निकल जाएगी। अब आप खुद सोचिए, अभी हमने 5 और 95 वाला रूल बताया था आपको, तो 95 में 5% निकल गया, मान लीजिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन में जाएगी तो यहाँ सिर्फ 5% है, और इधर कितना निकल जाएगी 90 रफली, है ना, 90% इधर चली गई, 5% इधर आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये 5% वाली रे है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी यहाँ पे भी इस सरफेस पे भी रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ चली गई रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और बीच में नॉर्मल बना लेते हैं, ये नॉर्मल है, ये फिर इस सरफेस पे पहुंची है, फिर इस सरफेस पे आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे वही दो केसेस होंगे। 95% आपकी कहाँ चली जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल से इधर, लेकिन जो रे बची है उसी का 95%। अब 5 का 95% आप क्या समझते हैं कितना होगा, मान लेते हैं 4.5 है, लेट्स से सपोज मान लेते हैं 4.5 इधर आ गई, और इधर नीचे कितनी जाएगी, वेट 0.5 करीब जाएगी रिफ्लेक्ट जो होगी, ये मान लीजिए 0.5%। अब ध्यान से देखिए 90% वाले में भी जो है आंख लगा के कोई देख रहा होगा, इस तरह से आंख यहाँ पे भी कोई है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कोई देख रहा है इधर से, उसको क्या लगेगा ये रे कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है, तो इसको पीछे प्रोड्यूस करेगा वो, इमेज कहाँ मिलेगी अदरवाइज उसको, यहाँ कहीं इमेज मिलेगी इसकी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी कोई देख रहा हो अगर इस पॉइंट पे, तो ये जो 4.5% वाली है ये पीछे प्रोड्यूस करेगा वो इसको बैकवर्ड, और ये आप सब रियल वर्चुअल इमेज में आप सब जानते हैं, ये सब इसको पीछे स्ट्रेट लाइन में ही आंख हमारी देख सकती है, ये I2 इमेज बन रही है, ये I3 इमेज बन रही है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ 100% इंटेंसिटी की रे निकली थी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो इमेजेस हैं इनमें से सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली कौन सी है, क्या आंसर होगा, I1 कुछ बच्चे बोल रहे हैं I1, सर I2 सर I2 सर I2 I2 ये देखिए 5% है, उनको दिख नहीं रहा है कि 5% ज्यादा है कि 90% ज्यादा है, ठीक है, कौन सी होगी, सर I2 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 हो गया, obvious सी बात है I2। अब एक बात बताओ, आगे हम कितनी भी इमेजेस बनाते चले जाएं, क्या I2 को कोई सरपास कर पाएगी इंटेंसिटी में, नो सर नहीं कर पाएगी ना, बल्कि आगे की इमेजेस और धुंधली बनती चली जाएंगी। तो अब आपको समझ में आया, इसका रीजन भी पूछ Yes. सकता है आपसे कि रीजन बताओ सेकंड इमेज क्यों ब्राइटर बनती है, जब हम मल्टीपल इमेजेस देख रहे होते हैं यूजिंग थिक मिरर, तो वहाँ पे सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट क्यों बनती है, तो आप ये वाला रेशियो बता सकते हैं कि रिफ्रैक्शन में कितना जाती है और रिफ्लेक्शन में कितना जाती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो उससे उसका रीजन आप पूरा लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है, समझ में आ गया, एक कॉन्सेप्ट था आपके यहाँ, तो मैंने छोटा इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया ये, बोलो नहीं है ना कोई डाउट, आंसर, ठीक है। हम यहाँ देखिए ऊपर वाले को हमने वाटर ले लिया, नीचे वाले को एयर ले लिया, अब हम यहाँ पे रे को पास कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पता है कि दोनों चीजें होती हैं, अभी हमने बताया भी था, कुछ रिफ्लेक्शन होता है कुछ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि हमने एक दिन बताया था आपको कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करते चले जाएं, कम करते चले जाएं, तो क्या होता है, जो बेंडिंग है वो कम होती है बढ़ती है, याद है, कुछ नहीं याद,
बेंडिंग कम एंगल ऑफ होती है। कम होती जाती है। हाँ कम होती जाती है, क्योंकि फिर नॉर्मल पे पहुंच के बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस हो जाता है, बेंडिंग जीरो हो जाती है, याद है? बोलो। यस हाँ सर। यस बेंडिंग कम हो जाती है। इसी तरह से आज हम इसका अपोजिट करने वाले हैं कि अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं और इंक्रीज करते चले जाएं, देखो बेंडिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जब जो रे है वो बिल्कुल क्या हो रही है, इंटरनली रिफ्लेक्ट होने लग रही है। देखो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ना यहाँ, यस सर। देखिए यस सर। एंगल ऑफ Yes, इंसिडेंस sir. को आप थोड़ा एक जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया, देखो 47 पे आए, 47.1 से और बढ़ा के 48 किया, 48 से 48.67 और 6 पे ही देखो है ना, ये देखो, अब देखो ध्यान से 48.1 है, 48 पॉइंट, बहुत ज्यादा स्लो नहीं हो पा रहा है, बहुत मजेदार चीजें भी आपको समझाते हैं, रुक जाओ यार, अरे चलो ठीक है। हाँ देखो रुक गया। अब यहाँ देखो 48.6 डिग्री है, अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे अंदर चली जाएगी ना, बोलो Yes, बोलो बेटा। sir. यस सर। कुछ लोग हमें लग रहा समझ में आ नहीं रहा है। कहाँ गया? देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे देखो कि ये लाइन 48.6 तक पहुंचा था और जरा सा हम बढ़ाएंगे ना ये फिर अंदर आ जाएगी पूरी तरह से, इस तरह से 48.6 पे क्या होता है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे आ जाती है, ठीक है। यानी कि हुआ क्या है, हुआ एक्चुअल में ये है कि आप अगर किसी रे को इस तरह से, देखिए कोई रे है, अगर डेंसर टू रेयर जा रही है, कोई भी रे डेंसर टू रेयर जा रही है, नीचे वाला हमने डेंसर मीडियम ले रखा है, सपोज करिए ये सब आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम है, नीचे वाले को हमने डेंसर मीडियम ले रखा है, ठीक है। अच्छा डेंसर मीडियम है तो हम जब रे को डेंसर टू रेयर भेजते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। और जब रे को हम डेंसर टू रेयर भेज रहे थे, अभी ऊपर वाले में डेंसर टू रेयर भेज रहे थे ना, ये वाटर से एयर में, तो डेंसर टू रेयर जब आप किसी को भेजते हैं रे को, यहाँ देखिए ये आपने इंसिडेंट रे डाली, ठीक है, और इंसिडेंट रे डालेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, ऐसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना। तो ये इंसिडेंट रे थे आपकी, मान लीजिए कोई 30 डिग्री पे थी और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा होगा, 30 से तो ज्यादा ही बन रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये 50 डिग्री बन रहा है। अब आप क्या करते हैं, आप इंसिडेंट रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं और इंक्रीज करते हैं, तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ये देखिए बढ़ाया, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका हो गया मान लीजिए 45 हो गया, तो रे जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा ना उसी रेशियो से, बोलो ये तो बढ़ के आए हैं सब लोग, Yes, ये बढ़ sir. गया एंगल, ये कितना हो गया, ये बढ़ के मान लीजिए हो गया आपका 70 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, और शरारत करी आपने आपने और बढ़ाया उसको, कि देखें क्या हो रहा है। तो ये अब यहाँ पे जब आप बढ़ाते हुए लाए, अब आपने एक अजीब सी विचित्र सी चीज देखी, आपने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने इतना बढ़ाया, यहाँ पे मान लीजिए इसको आपने बढ़ा के 50 डिग्री कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को। अब आपने देखा कि जो लाइट रे है वो इस लाइन के बिल्कुल कॉन्साइड होके जा रही है, जो बाउंड्री लाइन है, यानी बाउंड्री लाइन से कॉन्साइड होके जा रही है, ये देखो इस तरह से निकल गई, ठीक है। यानी ना उधर वाले मीडियम में है ना नीचे वाले मीडियम में, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। इस फिनोमिना को कहा जाता है ग्रेजिंग इमर्जेंस। नहीं जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दें कि जो बाउंड्री लाइन है आपकी मीडियम्स की, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो बाउंड्री लाइन पे इमर्ज ग्रेज करती हुई, इसको चढ़ती हुई जा रही है, ग्रेज बर्ड जैसे बोलते हैं हम लोग जानवरों के लिए, कि उसके बिल्कुल पैरेलल से रेंगती हुई जा रही है, ना नीचे है ना ऊपर है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। और जिस एंगल पे ये ग्रेजिंग इमरजेंस होता है उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या आएगा, स्नेल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये होगा म्यू वाटर इनटू क्या होगा, सही भाई, या इसको म्यू टू मान लेते हैं, चलो म्यू टू या म्यू वन है यही तो,
इसके लिए तो μ1 ही है, μ1 इंटू क्या होगा बताइए, वाटर ही मान लेते हैं चलो, साइन 50, ठीक है, या क्रिटिकल एंगल तो साइन सी मान लेते हैं इसको, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, दूसरे मीडियम के लिए बताओ ना सर म्यू ए याद रहना। हाँ म्यू एयर इनटू साइन 90। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे म्यू वाटर इनटू साइन सी इक्वल टू म्यू एयर कितना होता है 1 होता है, ठीक है, साइन 90 भी 1 होता है, तो आपको यहाँ से म्यू वाटर की वैल्यू मिल गई 1/sin सी। ये रिलेशन होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, यानी कोई भी मीडियम का, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वाटर की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, खाली म्यू ले सकते हैं, क्योंकि जब आप म्यू लेंगे खाली तो उसका मतलब ये होता है कि दूसरा मीडियम कौन सा है, वाटर एयर है, ठीक है, हाँ यहाँ पे कोई भी हो सकता है 1/sin सी। ये आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसी मीडियम का, कि वहां पे कितने क्रिटिकल एंगल इसको क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप 50 से थोड़ा सा आगे गए तो ये नीचे आ जाएगी, फिर अगर आपने थोड़ा भी इंक्रीज किया 50 से आगे बढ़े आप तो ये नीचे आ जाएगी ना, नीचे कहाँ आ जाएगी, यस सर सेम मीडियम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सेम मीडियम में आने वाली है, ये आप इंक्रीज करिए, चलो भाई करके देख लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा 50 से आगे बढ़ाया और ये भाई आपका टोटली रिफ्लेक्ट करने लगी नीचे आके, ये देखिए जैसे ही आपने इसको 50 से इंक्रीज किया, ठीक है, ये मान लीजिए आपने बढ़ाया है 55 कर दिया, तो ये रिफ्लेक्ट करने लगे, और आपको पता है ये वाला भी एंगल कितना बन रहा होगा 55, क्योंकि सेम बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन, किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन होता है, कोई सरफेस से जो हो रहा होता है, ग्लास है, कोई स्मूथ सरफेस है, सॉरी मिरर है या और कोई स्मूथ सरफेस है, वो रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है, वो अब्जॉर्प्शन में चली जाएगी, कुछ पेनिट्रेट कर जाएगी, 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, 100% रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ यही होता है आपका TIR में, ठीक है, इसमें कोई लॉसेस नहीं होते हैं आपके, अदर लॉसेस नहीं होते हैं कि रिफ्रैक्शन में लॉस हो गया या एब्जॉर्प्शन में लॉस हो गया, इस केस में नहीं होते हैं, इसलिए इसके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आजकल आप जैसे हम नेट यूज कर रहे हैं ना, फाइबर नेट, तो जो फाइबर के जो वायर होते हैं उसमें इसी से जो सिग्नल है वो भेजे जाते हैं यहाँ से वहाँ, तो इसीलिए इतना तेज चलते हैं वो, फास्ट लाइट की स्पीड से चलते हैं, ठीक है, इससे पहले वो कॉपर यूज होता था वायर, चलो उसको तो फिर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन वाले पार्ट में। भी आपको TIR समझ में आया कि TIR तभी होगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को पार कर जाए, देखो यहाँ पे पार कर गया ना, 55% हो गया ना, 55 डिग्री हो गया, 55 बड़ा है ना 50 से, तो कोई भी रेट के लिए TIR होने के लिए कंडीशंस क्या क्या है, पहला कि डेंसर टू रेरर जाना चाहिए उसको, रेरर टू डेंसर में ये नहीं होगा, डेंसर टू रेरर जाना चाहिए, और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि वो क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर जाए, तो वहां पे TIR का फिनोमेना होगा, यानी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? यस सर, किसी को नहीं आई है तो वो दोबारा पूछ सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, और ये वाला ये रिलेशन तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1/sin सी होता है अगर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना हो किसी का भी, यानी किसी मीडियम में भी अगर आप पता करना चाहते हो कि बताइए अच्छा अगर वाटर की जगह हम ग्लास ले लेते तो बताओ उसमें क्रिटिकल एंगल कितना होता है, यानी कितना हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना रखना पड़ता है TIR होने के लिए, तो अगर आपको क्रिटिकल एंगल नहीं पता है तो आप कैसे फिर उस हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, तो अब देखिए खुद ही आप जानते हैं कि ग्लास का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बताओ? 1.5। हाँ 1.5 होता है, तो 1.5 से अब आप ये निकाल सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए कितना होगा, निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे रख के बोलो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सी यहाँ पे हम सी निकाल लेंगे, इससे तो हमें पता चल जाएगा ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, यानी उससे ज्यादा रखोगे तो ग्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से डायमंड का निकाल सकते हैं आप, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो क्रिटिकल एंगल निकल आएगा, और अगर क्रिटिकल एंगल पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा, ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ प्लीज री एक्सप्लेन TIR once. TIR को एक्सप्लेन करना है। Yes sir. TIR हमने बताया कि जब कभी भी कोई लाइट रे डेंसर टू रेरर मीडियम में जाती है, ये डेंसर मीडियम था आपका,
ये रेयर मीडियम था। इसके लिए पहली कंडीशन ही है कि लाइट रे को डेंसर टू रेयर में जाना होगा। जब कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर जाती है तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे होते हैं लगातार, जैसे यहाँ पे देखिए ये लाइट रे है, ठीक है, ये लाइट रे है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लाइट रे है डेंसर टू रेयर जा रही नहीं, वाटर से एयर में जा रही है, डेंसर है मीडियम वाटर और एयर रेयर है। तो अगर आप इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करिए और इंक्रीज करिए, इतना इंक्रीज करिए कि उसका वो क्रिटिकल एंगल से आगे निकल जाए उसका, ठीक है। यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन से रोकता है, यानी इसको रेयर मीडियम में ही रखता है, जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको रेयर मीडियम में ही रखेगा। लेकिन अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दें तो वो क्या होता है कि जो लाइट रे है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पूरा सारी लाइट रे जितनी भी जा रही थी, अब कोई भी रिफ्रैक्ट दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है ना, सारी इंटरनली रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो जब कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी उस क्रिटिकल वैल्यू को या थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा, जो वैल्यू उस वहां रिफ्रैक्शन के लिए जरूरी होगी। अगर उसमें आप रिफ्रैक्शन चाहते हैं कि उससे कम आपको रखना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप रिफ्रैक्शन करवाना चाहते हैं। और जहां उस वैल्यू को एंगल ऑफ इंसिडेंस ने क्रॉस किया, वो इतना बढ़ गया कि वो क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर गया, तो फिर लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होने वाली है, फिर रिफ्लेक्ट करेगी अंदर ही, इंटरनली रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना बढ़ाते जाइए, फिर वो रिफ्लेक्शन ही होगा। ये देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये टोटल होता है, कंप्लीट होता है, इसमें कोई लॉस नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन वाला लॉस नहीं होता है, रिफ्रैक्शन वाला हो ही नहीं रहा, रिफ्लेक्शन दिख रहा है सामने, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ये है, दो कंडीशन मेन है कि डेंसर टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए लाइट को, और दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल हर एक मीडियम का अलग अलग होगा, वाटर का अलग होगा, ठीक है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है ना क्रिटिकल एंगल, अभी बताया था हमने, क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो डायमंड का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, हर चीज का अलग होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? Yes. बोलो बेटा। हाँ, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज, और वो है आपका प्रिज्म, ठीक है। अब प्रिज्म में देखिए क्या है, ऐसी चीज क्या है इंपॉर्टेंट प्रिज्म में हमारे लिए इतना। देखिए प्रिज्म के बारे में पहले आप समझ लीजिए कैसा होता है ये, ठीक है। वैसे आपने मेंसुरेशन में देखा होगा, अगर आपने 3D मेंसुरेशन पढ़ाई गई, अभी आपको नहीं पढ़ाई गई, ये 3D मेंसुरेशन का पार्ट है। अगर नहीं पढ़ाई गई है तो पढ़ाई जाएगी, अब पिरामिड है, नहीं पढ़ाई गई है तो अब पढ़ाई जाएगी। 3D मेंसुरेशन में ये चीजें आप लोग पढ़ेंगे, तो इस साल अगर सिलेबस में होगा तो पढ़ेंगे। प्रिज्म जो है वो क्या होता है, देखो पहले समझो प्रिज्म में क्या होगा। देखिए ये दो सरफेस होंगे इस तरह से, एक ये वाला सरफेस होगा फ्रंट, एक ये बैक सरफेस होगा, दो सरफेस हमने बनाए हैं ए और बी, ठीक है। और इन दोनों सरफेसेस को उनके रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स से मिला दिया जाएगा, यानी दो ट्राइंगल अगर आप लें ऐसे, और एक को यहाँ रखें, एक को यहाँ रखें, फिर इनके सारे कॉर्नर्स को मिला दीजिए आप, ये इस तरह से, इस तरह से, तो इनसे जो बनने वाला फिगर है वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ ट्राइंगल के साथ ही नहीं होता है, आप रेक्टेंगल रख लीजिए, ये देखिए इनके सारे कॉर्नर मिला दीजिए आप, उससे जो आपका फिगर बनेगा वो क्या होगा? ये होगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा, ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। इसी तरह से सर्कुलर भी होता है, हो सकता है, लेकिन सर्कुलर में क्या होगा, फ्लैट सर्फेसेस नहीं होते हैं, तो फ्लैट सर्फेसेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रिज्म में देखिए फ्लैट सर्फेस दिख रहा है ना आपको, ये बोलिए, ये फ्लैट है, ये देखिए दो फ्लैट सर्फेसेस हैं यहाँ पे, तो प्रिज्म में फ्लैट सर्फेसेस होने बहुत जरूरी है, ठीक है। और दो ये आमने सामने आपका, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। बहरहाल तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कुछ चीजें हैं जो जान लीजिए। ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। दो वर्टेक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या क्या चीजें हमें देखनी है, हम देखो ये पूरे प्रिज्म को एक साथ कैरी नहीं करेंगे हर जगह, हम आगे का फेस बनाएंगे खाली, इसके बारे में हमें जो जो चीजें पढ़नी होंगी वो हम आगे का फेस बनाकर पढ़ेंगे, यानी ट्राइंगल बना लेंगे, यानी 2D फिगर बनाएंगे हम इसका। 3D तो हर जगह बना पाना पॉसिबल नहीं है और जरूरी भी नहीं है हमारे लिए। तो हम ये पढ़ना चाहते हैं कि कोई लाइट रे अगर प्रिज्म में जाती है तो वो कैसा बिहेव करती है। आवाज आ रही है मेरी? ये गायब हो गई? सर आ रही है। यस सर आ रही है। फोटो गायब हो गया होगा ना? स्क्रीन भी शेयर हो रही है। शेयर हो रही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि हम एक प्रिज्म लेते हैं,
ये देखिए आपका प्रिज्म है और हम इसी तरह बनाएंगे अब प्रिज्म को। इसके ऊपर एक लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिए। नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल आपको पता है कैसे बनेगा? ये इस तरह आएगा ना नॉर्मल, है ना? यस सर। हाँ, अच्छा ये नॉर्मल हो गया आपका, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये क्या ये वाला होगा? बताओ जरा। नॉर्मल के साथ बनाएंगे ना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब यहाँ देखो, ये रेरर मीडियम है क्योंकि एयर है यहाँ पे, ये भी रेरर मीडियम है, अंदर वाला डेंसर मीडियम है। अब आप बताइए कि लाइट किधर बेंड होनी है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स हाँ, नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल सही। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हम बेंड करा देते हैं इसको। ये बेंड हो गई। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, बोलो। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये R1 है, मान लो पहली बार रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरे सरफेस पे पहुंची, अब डेंसर टू रेरर जा रही है। जरा नॉर्मल बनाते हैं, ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से नॉर्मल होगा इसका। ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, बोलो। यस सर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, इसको R1 माना था, इसको R2 मान लेते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? डाउनवर्ड्स जाएगी। डाउनवर्ड जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें देख ली हमने, बोलो क्लियर है ये बात सबको? अब यहाँ देखो, Yes. पहले केस में, पहला केस ध्यान से देखो, पहले केस में जो लाइट रे है वो बेचारी यहाँ जाना चाहती थी ना, बेंडिंग ना होती तो ऐसे जाती, बेंडिंग नहीं होती तो ऐसे जाती। यस यस सर। हाँ, यस सर। इसका मतलब ये वाला जो है वो पहली रे का एंगल ऑफ डेविएशन है एक तरह से ना, ये इतना डेविएट हुई ना, ध्यान से देखो, यही तो है डेविएशन एंगल, इतना डेविएट हो रही है ये रे, जब पहले ऐसे जाना चाहती थी और अब ऐसे गई है, तो यही तो डेविएशन एंगल बना। लेकिन ये तो बस पहले ही सरफेस पे जो डेविएशन हुआ है वो है। अगर हम दोनों सरफेस का डेविएशन कलेक्टिवली पता करना चाहते हैं तो हमें जो ये वाली रे है इसको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऐसे, और ये दोनों रे, पहली वाली जो रे जहां जाना चाहती थी, दूसरी वाली जो स्ट्रेट लाइन में जहां जा रही है, उसको क्रॉस करेंगे, ये आएगा टोटल एंगल डेविएशन। क्योंकि पहला वाला डेविएशन ये है, दूसरा वाला डेविएशन ये है आपका कहीं ना कहीं। तो दोनों डेविएशन अगर आपको एक साथ पता करने हैं तो आप क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए, इसको आप ऐसे पीछे ले जाइए, ये देखिए ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ये आपका टोटल डेविएशन होगा, डेल्टा डेल, ये डेल होगा आपका, यानी कितना डेविएट हुई है, टोटल कितना डेविएशन आया इसके अंदर। अब अच्छा एक बात बताओ, सबने वही बता रहा है, ज्योमेट्री यहाँ बहुत आनी है, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल, ज्योमेट्री लगेगी यहाँ। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आई आपका इस पूरे एंगल के बराबर होगा। यस सर। यस है? तो क्या हम इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं? आई माइनस R1, आई माइनस आर, R1 माइनस आई नहीं, आई माइनस R1, आई बड़ा है। हाँ ठीक है। अच्छा इधर दूसरे केस में भी हम लोग इसी तरह कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिख सकते हैं? सर ई माइनस R2। क्या लिख सकते हैं? E minus R2। हाँ, E माइनस R2, E माइनस R2 यहाँ पे। ठीक है, इन रेस को थोड़ा सा अगर हम पीछे मिलाते हैं, अब एक चीज देखो यहाँ ध्यान से, हम एक फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, यहाँ पे थोड़ा सा और फिर आपकी ज्योमेट्री लगने वाली है यहाँ पे। ये आपका डेल्टा है, ठीक है, सभी जानते हैं, है बिल्कुल डेल्टा। ये क्या था अभी हमने निकाला? I माइनस R1। ये क्या निकाला था हमने? E माइनस R2। आप सब जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है विच इज द सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स। यस सर। यस सर। I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, सबने पढ़ा है ना, वो वैल्यू पढ़ी होगी इस तरह से, यस सर। एक्सटर्नल एंगल वाली। ये एंगल अगर 50 है
तो ये 15 है तो ये कितना होगा 35। Yes, sir. तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं। अब आइए दूसरी तरफ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और दूसरे फिगर पे आते हैं। आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ से कि अगर मैं इस वाली रे को, जो रे है, इस रे को थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊं और इधर इस रे को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों यहाँ कट कर रही है, मिल रही है ना? बोलो। Yes, sir. मिल रही है। अच्छा, आप एक क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हैं क्या? Yes, sir. बोलिए, देख पा रहे हैं या नहीं, जो मैं बना रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल? बोलो बेटा। Yes, sir. नहीं दिख रहा? Yes, sir. दिख रहा है। चलो फिर इसी को अलग कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये देखिए कैसे बन रहा है ये। अच्छा छोड़ो, इस क्वाड्रिलेटरल को छोड़ो, ये वाले को देखो। ये वाले को देख पा रहे हो? ये तो बड़ा सा है तो दिख रहा होगा। Yes, sir. देख रहा है? Yes, sir. हाँ चलो चलो, आओ इन्हीं को ले लेते हैं नीचे। ये आपका ऊपर वाला एंगल ऑफ प्रिज्म वाला है, ये ए है आपका, और नीचे वाली जो दो चीजें हैं वो आपकी ये कुछ इस तरह से, ये। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये वाला जो एंगल है, इस ट्राइंगल को अगर हम देखें ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, जिसमें R1 R2 दो वैल्यू दी हुई है, तो क्या ये वाले को हम 180 माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं? ये भी ज्योमेट्री Yes, sir. लिख सकते हैं। ये वाला एंगल आपका कहीं ना कहीं 180 माइनस R1 प्लस R2 होगा। अब एक चीज और आपने बचपन में पढ़ी होगी कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसका मतलब a प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360 है। ठीक है, Yes, sir. बोलो। ये लोग मिलके इसको कैंसिल कर देंगे। Yes, sir. a plus 360 minus R1 plus R2 is equal to 360. This will cancel out this and we will finally get a is equal to R1 plus R2. बोलो। Yes, sir. है ना? बहुत सिंपल है, अभी तक कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज लगी नहीं होगी। ऐसी लगी है कोई अभी तक? ऐसी कोई चीज लगी है कि मतलब ये तुम्हारे लेवल से बाहर है समझने? नहीं लगी ना? बहुत आसान है सब। अब देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 को हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? Sir, I plus E minus A. I प्लस ई माइनस ए मिलेगा। ठीक है, समझ में आया ये ए कहाँ से आ गया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत अब तक समझने में किसी तरह से? कुछ भी नहीं ना? तो ये दो फॉर्मूले सिंपल से फॉर्मूले हैं जिनका डेरिवेशन एसएससी बोर्ड में दे नहीं रखा है, या टीचर पढ़ाते नहीं है, जनरली हम दे भी नहीं रखा है, सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि ये आए कहाँ से। डायरेक्टली पढ़ा दिए जाएंगे, अगर स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला ये वाला R1 प्लस R2 के टर्म में, और एंगल ऑफ डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बनता कैसे है ये हमने पढ़ लिया, इसका यूज क्या है? इसका यूज है, देखिए हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, मतलब प्रिज्म है, एक प्रिज्म आपको दे रखा है ये, और इस प्रिज्म में उसने एक रे, इंसिडेंट रे दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, और नॉर्मल के साथ कह रहा है कि एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, दोनों तरफ एयर है, बीच में आपका वाटर है, सॉरी मतलब प्रिज्म है। म्यू दे रखा है प्रिज्म का, म्यू पी √3, और ये जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल है, यानी समझ गए आप क्यों हमने इक्विलेटरल बोला है।
ये प्रिज्म आपका है इक्विलेटरल। अब पूछ क्या रहा है आपसे क्वेश्चन में, ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, फाइंड ई यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस, दूसरा पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करिए। अब बहुत बेसिक चीजें यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन कितना? 120 डिग्री। यही तो गलती होती है ना, इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो जाया करो, गलत है, गलती करके चले आओगे, ऑप्शन में रखा भी होगा 120 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कैसे गलत है, इतना इजी, इतना आसान थोड़ी ना चुटकियों में लग जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, पहले समझ लो कैसे करना है। दो सरफेस है ना, पहला सरफेस है एयर, दूसरा सरफेस ये वाला है आपका, ठीक है, ये ए हो गया, दूसरा सरफेस ये प्रिज्म वाला है और फिर एयर है। दो सरफेस हैं, दोनों सरफेस पे 1 बाय 1 चलते हैं और स्नेल्स लॉ लगाते हैं। देखो हमारा जीवन कैसे आसान हो जाएगा इससे। पहले सरफेस पे म्यू ए साइन 60, देखते जाइए ध्यान से, ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आगे के इस पे और क्वेश्चन देंगे वो आप कर लेंगे, तो इसको ध्यान से पहले समझने में फोकस करिए। म्यू एयर कितना होता है 1, रूट साइन 60 कितना होगा √3/2, बोलिए। म्यू प्रिज्म कितना दे रखा है √3 साइन आर, अब ऑरली बता सकते हो साइन आर कितना होगा। अरे बहुत आसान है भाई, अभी भी सोच रहे हो। 0.5। अरे कहाँ बेटा 0.5 में आर हो जाएगा 30 डिग्री। यस सर। तो फिर आर निकलेगा 30 डिग्री आपका। तो अब पूरा फिगर को कंप्लीट करिए आप। फिगर कंप्लीट कैसे होगा, ये इधर जाएगी रे, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ की बताइए, 30 आ जाएगी। अब इस सरफेस पे क्या होगा, सब जानते हो क्या होगा, नीचे ही जाएगा ये, और यही आपका एंगल ऑफ इमरजेंसी वो पूछ रहा है। इसके लिए आपको ये वाला एंगल R2 निकालना पड़ेगा। R2 कैसे निकालेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था एंगल ऑफ प्रिज्म का आपको, A इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2। A कितना है 60, A 60 होगा, कितने लोग जानते हैं? यस Yes, sir. सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे इक्विलेटरल वर्ड बोला गया था। A 60 हो गया, R1 30, R2 कितना निकल आएगा बताओ यहाँ से? 30। R2 भी 30 आ गया आपका, R2 की वैल्यू भी आ गई 30 डिग्री। अच्छा R2 30 आ गई, अब हम जरा सेकंड फेस, सेकंड जो है वो बाउंड्री पे वो लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो कैसे लगेगा यहाँ पे, म्यू प्रिज्म इनटू साइन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बताओ, तो बताइए भाई कितना ले। हाँ, इक्वल टू उधर का कितना ले, म्यू एयर और साइन ई। अब ये तो √3 है, ये 1/2 हो जाएगा, म्यू एयर 1 है, बताइए एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आएगा? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस आपको मिल गया 60 डिग्री। अब जीवन आसान हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? क्या होता है सर I प्लस E माइनस A। I प्लस E 60 डिग्री। माइनस A, तो ये देखिए 60 प्लस 60 माइनस A कितना था 60, सब कैंसिल हो गया 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया सवाल? आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे स्टेप्स थे लेकिन आसान है ना। चलो अगर आसान है तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, अगर आप वो कर लेते हैं इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, अदरवाइज नहीं आया है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जाएगा क्योंकि सब कंपटीशन के क्वेश्चन है, अभी हम नाम नहीं बता रहे किस कंपटीशन का है क्योंकि आप कर ही ले रहे हो, अब जब कर लोगे तब बताएंगे। ये सब बड़े बड़े कंपटीशन में आए हुए हैं, तो कितने आसान से हैं, अगर आपको सही तरीका पता है तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन कहीं ना कहीं करना। ये पहला दिया हुआ है, ये यहाँ पे नॉर्मल है, और ये आपका 45 दिया हुआ है एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 75, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिया है म्यू पी √2 दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस एज वेल एज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एक तो
ये क्वेश्चन है और एक और अच्छा क्वेश्चन है, चलो अच्छा वो नहीं देते हैं अभी, पहले तुम लोग ये करना और इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया, मुझे लग रहा है 7:30 हो रहा है।